हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैं अपनी अधिकांशतर वीडियोस में ही कहती हूँ आप लोगों से कि मेरा यूट्यूब पर आने का मोटिव ही सिर्फ यही इतना रहा है कि मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य से संबंधित हर विषय पर मटेरियल प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि जब मैं अपने दौर में थी तो मुझे भी हिंदी के किसी भी विषय पर अगर मैं कुछ खोजना चाहूँ इंटरनेट पर या यूट्यूब पर तो कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था या नहीं होता है, या बहुत थोड़ी सी मात्रा में होता है, जिसे समझ पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए विस्तारित रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे विषयों पर वीडियोस लेकर आऊँ। तो आज की जो हमारी यह वीडियो है यह है नागार्जुन की कविताओं की काव्यगत विशेषताएँ। और साथ ही साथ मैं यह भी बताती हूँ आप लोगों को कि जब भी हमें किसी उत्तर को आकर्षक बनाना होता है तो यह नियम होता है, या कह सकते हैं कि अच्छा नंबर पाने का एक तरीका है कि किसी भी उत्तर में सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, उसके बाद फिर आगे के प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर को लिखा जाता है। और आप लोगों में से कई सारे भाई मित्र बहन मित्र हमसे कहती हैं कि आपने पॉइंट्स नहीं डाले हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्चुअली सिर्फ क्लास 12 तक अच्छे लगते हैं। क्लास 12 के बाद जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर्स लेवल पर होते हो तो वहाँ पर आपका उत्तर बिना पॉइंट के ही आकर्षक बनता है। ठीक है, अगर आप पॉइंट डालते हैं तो बहुत बिरले ही कोई शिक्षक होता है जिसे पॉइंट्स की मांग होती है। अदरवाइज़ हर एक क्लास का अपना एक स्टैंडर्ड होता है ना। पता चलना चाहिए कि आप ग्रेजुएशन में हो या मास्टर्स में हो, वरना नागार्जुन को तो हम क्लास 9, 10 और 12 में भी पढ़ते हैं। तो अगर उसी बुद्धि के साथ हम अगर उसको ग्रेजुएशन और मास्टर्स में भी पढ़ें तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ना। हमें उन्हीं चीज़ों को दोबारा पढ़ने के लिए क्यों दिया जाता है कि हम उसे अब और विस्तारित रूप में पढ़ें और विस्तारित रूप से जानें। तो हमें उत्तर को इस प्रकार से प्रेजेंट करना होता है कि वो बच्चों की तरह ना लगे, वो लगे कि किसी ग्रेजुएशन के या मास्टर्स के विद्यार्थी ने लिखा हुआ है। तो इसी के आधार पर चलिए आज हम नागार्जुन की काव्यगत विशेषताओं के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। पहले भूमिका जानेंगे और फिर काव्यगत विशेषताओं के विषय में जानेंगे। भूमिका क्या है कि नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य के सृजनशील चेतना के प्रतिनिधि रचनाकार थे। संकल्प से संघर्षशील तथा स्वभाव से अक्खड़ और ईमानदार नागार्जुन जनता के प्रतिनिधि कवि थे। उनकी कविता में आम लोगों की आशा, विद्रोह और आकांक्षा का स्तर मुखरित होता है। वे प्रगतिशील, यथार्थवादी, प्राकृतिक सौंदर्य एवं मानवीय चेतना के कलाकार थे। उनके व्यक्तित्व में एक साथ कबीर का मस्तमौलापन एवं निराला का अक्खड़पन देखने को मिलता है। नागार्जुन में सामाजिक जीवन के अनुभवों, प्रगतिशील दृष्टि और राजनीतिक चेतना का सुंदर समन्वय है। इसलिए वे हमारे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बीच व्याप्त भयंकर विसंगतियों और अंतर्विरोधों को पहचान लेते हैं और उन्हें अनावृत करने के लिए व्यंग का सहारा लेते हैं। सिंघल में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर बैजनाथ मिश्र से नागार्जुन बन गए। नागार्जुन का काव्य बहुरंगी भाव राशि का आश्रय स्रोत है। उनके काव्य में अनेक विविधताएं हैं। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों विधाओं में अधिकारपूर्ण लेखन किया। तो यहाँ पर जो है हमारी भूमिका समाप्त होती है। अब हम नागार्जुन द्वारा रची गई कविताओं की काव्यगत विशेषताएं, या फिर कह सकते हैं इसको हम प्रकृति चित्रण के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। नागार्जुन के काव्यों के प्रकृति चित्रण के अंतर्गत। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे गांव के हैं। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों, छंदों और लयों का प्रयोग करते हैं। छंदोबद्ध कविताओं में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है, तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता है। वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। जगह जगह गांव की धरती का खुरदुरापन अपनी उर्वरता और ऊर्जा के साथ उपस्थित है। उन्होंने ठीक ही कहा है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता उस रवि का। दूसरा बिंदु क्या है, नागार्जुन एक संवेदनशील कवि हैं।
उनकी संवेदना वर्षा के समय में अंधकार के कारण गरीब की चीत्कार कवि के हृदय को झकझोर देती है। सुने मैंने हाल ही उस गरीब के चित्कार, सांप के जबड़ों में फंस गया था वो, कर रहा था चित्कार निरंतर। कवि के काव्य में प्रकृति का बड़ा ही मनोरम एवं मनोहारी चित्रण हुआ है। कवि को अपनी मातृभूमि तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य एवं रमणीयता पर प्रगाढ़ प्रेम तथा अटूट विश्वास है। कवि ने सिंदूर तिलकित भाल शीर्षक कविता में प्रकृति का मनोहर एवं सुंदर चित्र खींचा है। स्मृति विहंगम की कवि थकने न देंगी पाख, याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम। कवि जब अपनी मातृभूमि को याद करता है तब वहाँ की प्राकृतिक विशेषताएं कवि को चारों ओर से घेर लेती हैं। कवि ने अपने जीवन का अधिकांश भाग पर्वतीय प्रदेशों में ही व्यतीत किया है। वह सिंधु नदी की कलकल और छल छल की ध्वनि को सुनकर गदगद हो जाते हैं। हे सिंधु देख तब अमीय धार, गदगद होता हूँ बार बार, तुम आए कल कल छल छल कर। बादल को घिरते देखा है शीर्षक कविता को पढ़ने से प्रकृति संबंधी कवि की विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। नभ चुंबी कैलाश शीर्ष पर महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। आधुनिक हिंदी कविता में महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बाद नागार्जुन ने ही बादल को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बदलिया कविता का उदाहरण देखिए आप। बरस पड़ना कहीं पर भी, भिगो देना किसी को भी, दुआ इनसे मांग लो। हेमंती बादल कविता में कवि ने हेमंत ऋतु के बादल का वर्णन किया है। हेमंती बादल हैं, इनकी आगवानी में दादुर नहीं बोले। 3 दिन 3 रात शीर्षक कविता के माध्यम से प्रकृति में व्याप्त दुखद स्थिति का वर्णन भी किया है इन्होंने। बस सर्विस बंद थी 3 दिन 3 रात। रजनीगंधा शीर्षक कविता में कवि ने प्रकृति का बड़ा ही आनंदमय स्वरूप प्रस्तुत किया है। तुम खिलो रात की रानी, हो गलान भले यह जीवन और जवानी, तुम खिलो रात की रानी। नारी सौंदर्य देखते हैं। प्रकृति की तरह नारी सौंदर्य को भी अकुंठ भाव से जी भर देखने और मनोयोग पूर्वक चित्रित करने वाले कवि हैं। कवि अपनी प्रिय के लिए लिखते हैं, कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत का फांक यह तुम थी। काव्यात्मक साहस और अछूते विषयों की कविता भी इनके काव्यों के अंतर्गत आती है। जो वस्तुएं औरों की संवेदना को अछूत छोड़ जाती हैं, वहाँ नागार्जुन की संवेदना का स्पर्श पाकर महान कविता का रूप धारण कर लेती है। उन्हीं की बेहद प्रतिभा एक मादा सुअर पर पैने दांतों वाली कविता रच सकती है। जमुना किनारे मखमली दूबों पर पसर कर लेटी है, छौनों को पिला रही है दूध, या भी तो मादरे हिंद की बेटी है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देखते हैं कि जो नागार्जुन है, सबसे पहले तो ये प्रगतिशील धारा के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसी कविताएं लिखते हैं जो कविताएं आम जनों से संबंधित हों, आम जनों के इर्द गिर्द घूमती हों, आम जनों को आधार बनाकर ये कविताएं लिखते हैं। और इनकी कविताओं का जो विषय रहा है वह ख़ास तौर पर प्रकृति रही है, आम लोग रहे हैं और कुछ ऐसे विषय रहे हैं जिस विषय पर कोई कवि कविता लिखने के विषय में सोच भी नहीं सकता है, नागार्जुन उस पर भी कविता लिख डालते थे। उसका एक उदाहरण मैंने यहाँ पर दिया है। मादा सुअर का चित्रण इन्होंने किस प्रकार से अपनी कविता के माध्यम से किया है। तो आप इस पूरे के पूरे उत्तर को अगर नागार्जुन की काव्यगत विशेषता आती है तो उसमें भी लिख सकते हो, और अगर नागार्जुन के काव्यों में प्रकृति चित्रण आता है तो आप उसमें और भी बखूबी इसको लिख सकते हो। आशा करूँगी कि आप लोगों के लिए मददगार हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए विषय के साथ।